बाबा साहब का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ दीक्षा देके बाबा साहब ने लोगों को एक मार्गदर्शन किया है इंसानियत के राह पे चल के, समता और समाजवाद के नाम से चलने का। उनके रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के दैट वाज माय इनिशिएटिव कि अच्छा उसमें प्रकाश आंबेडकर का खत है बिकॉज ही वॉज विथ मी इन द पार्लियामेंट, कवाड़ी जी का है, आठवले जी का है और गवई साहब के, चारों लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि नागपुर के एयरपोर्ट का डॉक्टर बाबा साहब दीक्षा भूमि एयरपोर्ट होना चाहिए नाम। और मैंने सुशील कुमार शिंदे को गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन करने के लिए बोला, उन्होंने रिजोल्यूशन किया। जो रास्ता 4 या 5 करोड़ में होता है 1 किलोमीटर, उसको आज 12-12, 14-14 करोड़ रुपए लगने लगे। जहां पुल ज्यादा है वहां लगते हैं, लेकिन एवरेज इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन इनको मालूम था कि मैंने इधर रास्ता तैयार किया कि उधर मैं टोल के लिए दूसरा टेंडर निकालूंगा और वो टेंडर वो उससे टोल आएगा। अच्छा, टोल अगर 15 साल के लिए हुआ तो वो 20 साल तक वसूल करते रहता है। अरे वो टोल वाला भी खुश, वो भी इनका आदमी, वो कॉन्ट्रैक्टर वो भी इनका आदमी, सीमेंट कंपनियां भी इनके आदमी। ये तो हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त नागपुर में चुनाव की सरगर्मी तेज है और हमारे साथ देश के दिग्गज नेता और कांग्रेस के भी सीनियर नेता जो लगातार 7 बार सांसद रह चुके हैं, नागपुर से लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे विलास मुत्तेमवार साहब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुत्तेमवार साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि चुनाव नागपुर में हो रहे हैं, आप लगातार 4 बार नागपुर से सांसद रह चुके हैं और अब आपने जो अपनी कमान है विकास ठाकरे को सौंप दी है, वो उनको आप सब ने मिलकर नितिन गडकरी जी के खिलाफ खड़ा किया है। क्या लगता है कि आपने 4 बार इस नागपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और कांग्रेस का एक गढ़ भी रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से ये सीट बीजेपी के पास रही है, विशेषतः नितिन गडकरी यहाँ से सांसद है, तो इसको फिर से वापस पाने के लिए क्या आप लोग काम कर रहे हैं? किस तरह की स्ट्रेटेजी है, किस तरह की रणनीति है? नहीं, कैसा कि आपने सही कहा कि जो नागपुर है ये कांग्रेस का ही गढ़ है। अब तक लोकसभा के 17 बार चुनाव हुई, 18वां चुनाव है, राइट, और 17 में से 13 बार कांग्रेस आई, 2 बार गडकरी जी आए और 1 बार बनवारी लाल जी पुरोहित जो कांग्रेस के थे लेकिन बीजेपी में चले गए, और 1 बार जामवंतराव जी धोटे अपोजिशन में आए। ऐसे 17 में से 4 बार सिर्फ विरोधी दल के लोग इस नागपुर में चुन के आए। बीजेपी का तो कोई दूर दूर तक कोई यहाँ संबंध नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूंसी ही कांग्रेस की है, कांग्रेस विचारों की है। ये बाबा साहब की भूमि है, यहाँ दीक्षा भूमि है, और ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखते हुए कांग्रेस ही हमेशा यहाँ चुन कर आई है। 2014 का चुनाव आपने देखा कि वो तो यानी वॉक थ्रू था। अब गडकरी साहब की बात करें तो इन्होंने तो चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत ही नहीं थी। 4 बार मेरे खिलाफ अलग अलग, 5 बार ये अलग अलग प्रयोग करते रहे। अगर इनकी हिम्मत होती तो मेरे खिलाफ लड़ते, इनकी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि 1985 में जब ये विद्यार्थी नेता थे तो इन्होंने पश्चिम नागपुर से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत की। अच्छा, तब हमारे उम्मीदवार थे गे वावारी। तो उनके खिलाफ ये 22,000 वोटों से हार गए। अच्छा, ओके। और इनको 2014 में यानी 85 से 2014 29 साल लगे हिम्मत आने को। 29 साल के बाद इन्होंने हिम्मत की, और वो भी क्या, अच्छे दिन, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, और पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो जाएंगे, गैस जो आज 450 मिल रहा है वो 300 रुपए में देंगे। ये जो मोदी ने इस देश को बेवकूफ बनाने की जो कोशिश की, वो हवा में गडकरी आ गए। और 19 में भी आपने देखा कि 19 में तो वो पुलवामा की हवा थी। अच्छा, तो उस हवा में फिर से आ गए। तो अभी कोई हवा नहीं आ रही आपको नजर? नहीं, कोई हवा नहीं। अब तो यहाँ तो विकास ठाकरे की और कांग्रेस की हवा, भाई साहब। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको विकास ठाकरे की और कांग्रेस की हवा है? और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि पहले तो कांग्रेस में काफी डिवीजन था, पहली बार ऐसा दिखा कि आप सभी नेता एक साथ आए हैं,
तो इसका क्या असर जाएगा लोगों के ऊपर, क्या संदेश जा रहा है? नहीं नहीं, यही हमारी इस उम्मीदवार के प्रति और इस उम्मीदवार को लेकर यही एक मजबूत हमारी बाजू है। ये बात मैंने 14 और 19 की कही, लेकिन उसमें कहीं तो भी हमारे डिफरेंसेस थे। उसका भी वो परिणाम था कि हमारे को लोकसभा में और विधानसभा में हमको अपयश मिला। राइट। लेकिन इस बार ये विकास ठाकरे अचानक कोई उम्मीदवार नहीं थे, वो तो एमएलए थे। हाँ। वो तो हमने ये देखा कि अभी भाई ये तो ऐसा वॉकआउट देने वाली बात है। अच्छा। जो 5 लाख वोटों से जीत के आएंगे। हाँ। हमने बोले नहीं नहीं भाई, ये नहीं होगा। हमने विकास को बोले और उसके उम्मीदवारी का प्रपोजल वो हमारे सतीश बाबू चतुर्वेदी ने दिया। राइट। और उसका समर्थन नितिन राउत जी ने किया। हाँ। और वो तो हमारा ही उम्मीदवार करके कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब लोगों ने मिलकर उसको कहा कि हम एक साथ तेरे साथ, एकजुट होकर तेरे साथ रहेंगे। उसका परिणाम हुआ। तो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, इसका परिणाम हुआ? नहीं, परिणाम हमने तो प्रपोजल दिया, हिम्मत क्या दिखाने। वो जब ये बोल रहे, अब वो उम्मीदवारी समर्थन कर रहे, वो उसका समर्थन कर रहे, और तो जिम्मेदारी तो आई गई ना। जिम्मेदारी की बात आती है। जिम्मेदारी से हटने की कोई बात ही नहीं है। हाँ। हम जोर से लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि गडकरी साहब ने कहा था कि जैसा आपने 5 लाख का जिक्र किया कि 5 लाख वोटों से वो आएंगे, उन्होंने एक बीच में उनकी एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज वो गली गली में जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप तीनों इकट्ठा आए या कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन उम्मीदवार दिया, इसका ही परिणाम है? क्या है, आबो हवाई उनके खिलाफ है, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है साहब। अच्छा। ये केवल एक फैक्टर है। अब अगर आप दो पार्टियों का चुनाव हो रहा और एक पार्टी अगर टूटी हुई है, आपस में बटी हुई है, हाँ, बिल्कुल। तो आप परिणाम की, अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ। वो तो हमारी एक प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, फिर गडकरी हो या और कोई हो, तो आपको अपना घर मजबूत करना होगा। वो हमने घर अपना मजबूत किया। हमने जो देख रहे आज, लोगों की हालत बहुत ही खराब है। इन्होंने जो वादे किए थे बिल्कुल नहीं हुए। आज हर घर में एक युवा बेकार बैठा हुआ है जी। वो माँ बाप परेशान है, लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, रोजगार का कोई दूर तक कोई उनको आशा नहीं दिख रही है, महंगाई बढ़ गई है, बेकारी बढ़ गई है। तो ये सारे चीजों का दुष्परिणाम जो आबो हवा हमें देख रहे हैं, तो ये इन्होंने कितना भी बोला तो भी उसका कोई उपयोग नहीं होगा। दूसरी बात ऐसा है, अभी क्या हुआ कि ये बीजेपी जो पार्टी विथ डिफरेंस बोलकर 2014 में आई थी, तो वो डिफरेंस क्या है इन्होंने बता दिया है। अब 2 बार ये जीत के आ गए तो मोदी को वो अहंकारी बन गया। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। नंबर 1 फ्रॉड गारंटी, और उसको मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी हर जगह प्रचार कर रहे हैं। और वही आदत बीजेपी के सारे नेताओं को आखिरी कार्यकर्ता तक चली गई है। अच्छा। हाँ, अहंकार आ गया है उनको। अब की बार 400 पार कि 400 पार मिल जाएंगे, लोग पागल जैसे देखते रहेंगे। उनकी इतनी परेशानी है और उनको लोग 400 पार कर देंगे। बट गडकरी जी ने नागपुर में सीमेंट रोड बनाए, मेट्रो लाई। गडकरी जी कहते हैं कि अभी अंबादरी से अम्बावरत तक हम आप ये छोटा जहाज से जा सकते हैं। तो उन्होंने सपने काफी दिखाए लोगों को। और एक बात मैं ये भी जानता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। ऐसे में क्यों लगता है कि आपको कि गडकरी जी जो आप कहते हैं उसके विपरीत है? नहीं, वो क्या है, उनका भी अहंकार है कि मैं 5 लाख वोटों से जीत के आऊंगा, उसी दिन उसकी हार हो गई। इस देश में लोग अहंकार को पसंद नहीं करते साहब। आप भी अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, जिसको अहंकार आ गया वो उसको लोगों ने उतारा। सीमेंट के रास्ते से कोई जीत के आता है क्या? और फिर दूसरी बात, तो इन्होंने नागपुर का सत्यानाश कर दिया है। लोग उसकी चर्चा करते हैं ना। कैसे सीमेंट के रास्ते बनाए आपने? अगर सीमेंट के रास्ते की अगर आप बात कर रहे तो सीमेंट के रास्ते बनाए, इतने ऊंचे बनाए, जो पानी बरसात का जाता है वो लोगों के घर में घुस रहा है। लोग सुख से जी नहीं रहे। और सीमेंट के रास्ते तो हो ही रहे। तो आपको किसने बोला था? नागपुर की जनता आई थी कि आपको सीमेंट के रास्ते बनाना होगा? नहीं। यहाँ डांबर के रास्ते थे ना। हाँ, बिल्कुल थे। आपने एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं कि जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने तो नागपुर के चिटनीस पार्क में हमने उनका सत्कार किया। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि विलासराव, ये
नागपुर शहर इतना बड़ा शहर है, लेकिन इसके तरफ कोई मुख्यमंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया। अब आपसे अपेक्षा है, इसलिए कि आप मराठवाड़ा के हो, हम विदर्भ के हैं, दोनों के दुख समान है। बिल्कुल। तो आप ये यहाँ से शुरू करिए, हमारी मदद करिए जी। और उसके बाद उन्होंने जब पुणे को IRDP के अंदर उन्होंने 400 करोड़ दिए, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि अब आपको नागपुर में भी, अगर आपने पुणे को दे रहे हो जो विकसित है, तो आपको नागपुर को भी देना होगा। तो उन्होंने यहाँ 350 करोड़ IRDP के अंतर्गत रोड को दुरुस्त करने के लिए दिए। फिर इसको इम्प्लीमेंट तो हम लोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने मिस्टर चंद्रशेखर जो ठाणा के कलेक्टर थे, और वहां उन्होंने ये काम बहुत ही बेमुरवत तरीके से किया था, और ऐसे काम के लिए बेमुरवत आदमी लगता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया और हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है। तब हमारे सतीश बाबू पालक मंत्री थे, तो वो यहाँ चंद्रशेखर आए, 350 करोड़ रुपए हमको मिले, और जहां जहां सड़कें नहीं थी वहां अच्छी सड़कें बनाने का काम हुआ। डामर की सड़कें बनी, अच्छी सड़कें बनी, और वो एक डामर की सड़क 50 साल तक चलती है, और सिर्फ थोड़ा सा डागडुगी करना पड़ता है। वो तो एकदम उसको ये करने की जरूरत नहीं थी। वो डामर की सड़कों को खोद खोद के उन्होंने उसके ऊपर ये अभी सीमेंट के रास्ते बनाए। अच्छा, सीमेंट के रास्ते बनाए, लेकिन सीमेंट के रास्ते बार बार उसको क्रैक जारी है, टूट रहे, फूट रहे, फिर से उसको दूसरे रास्ते बनाए जा रहे, मतलब बार बार बनाए जा रहे हैं। और इसमें इनके जो ठेकेदार है मनपसंद, अच्छा, गडकरी साहब का टेंडर निकालने में कोई हाथ नहीं पकड़ता। ये जो कारपोरेशन और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सारे ठेकेदारों को मालूम है कि गडकरी साहब के सामने ये सड़क के लिए कितने लगते, कितना उसके अंदर प्रॉफिट है, कितना इसको दाम लगने वाले हैं, इसका हिसाब गडकरी साहब को लगता है। तो सब हिसाब किताब करके उनको ये मालूम है कि ये सीमेंट के रास्ते में ज्यादा दाम मिलते, ज्यादा कमीशन मिलता है। आप स्पष्ट आरोप कर रहे हैं। अरे नहीं, है ही ना। मैं क्या कहता हूं, आप एक घोषणा नहीं करते हुए नागपुर के ठेकेदारों का एक इंटरव्यू लीजिए। अच्छा। बोला नाम नहीं बताएंगे, पूछ लीजिए, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। और अब देश के मामले में तो इतने उनको सारे दुनिया के ठेकेदार उनके पास है, देश के है, विदेश के ठेकेदार है। उन पर एक आरोप भी लगा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जहां 1 किलोमीटर की सड़क को 18 करोड़ रुपए लगते हैं, तो वो सड़क 250 करोड़ में बनी। मैं क्या बोलो, बहुत बड़ा स्कैंडल है साहब। अब आपने जिक्र किया है, ये कोई आरोप आपने, मैंने या विरोधी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। क्या कहे? इस देश के CAG पे जो यही काम करती है, हर मंत्रालय का वो हिसाब किताब देखते कि इन जो अलॉटेड एखादा काम हुआ या मंत्रालय ने एक काम अलॉट किया होगा, तो उस पे कितना पैसा खर्चा, उसका काम कैसा हुआ। 2 किलोमीटर की द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए इन्होंने 250 करोड़ प्रति किलोमीटर, 500 करोड़ रुपए खर्चा किया। वो जो मामला है वो CAG ने सामने लाया, और ये 2023 के एंड में आया, रिसेंट है। अच्छा, इतना ही नहीं, और एक भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसके लिए 65,000 करोड़, उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया, तो ये कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब ये CAG को भी इन्होंने बाजू में करके रख दिया। और CAG का इतना इंपॉर्टेंस होता है, ऐसा कौन कहते थे? यही बीजेपी के लोग कहते थे। CAG का रिपोर्ट लेकर इन्होंने जिस प्रकार का बवाल किया 2014 में रामलीला मैदान पर, इन लोगों की डिमांड थी ना कि कोलगेट का हिसाब दो, स्पेक्ट्रम का हिसाब दो। वो फिर कांग्रेस के राज में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने अपने मंत्रालय के मंत्री को, ए राजा को, जेल में डाला। इन्होंने आरोप किए, CBI की इंक्वायरी लगाई, उसको जेल में डाला, कानी मोजी को जेल में डाला। और कोलगेट के नाम से कि डॉक्टर साहब ने 1,73,000, ऐसे ईमानदार आदमी पे आरोप लगाया कि 1,73,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। दोनों को आरोप लगाए। साहब 5 साल तक जज दिल्ली के कोर्ट में बैठे रहे। एक आदमी ने लाके कोलगेट में कोई घोटाला हुआ इसका उनको कोई भी कागज लाके नहीं दिया, और कोर्ट ने सिद्ध किया कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, और उन पे आरोप थे वो निर्दोष सिद्ध हुए। वही बात स्पेक्ट्रम पे हुई। राजा फिर से चुनाव लड़ा, लोकसभा में है।
तो झूठे आरोप लगाना, उसका प्रचार करना और गांव-गांव में ये उसको घोषित करके चोर चोर कहना, ये बीजेपी की आदत है। ये इनका पहला प्रयोग नहीं है। इसके पहले भी राजीव जी के खिलाफ बोफोर्स को लेकर इन्होंने वैसे ही आरोप किए, बोफोर्स में कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, और जो सीएजी थे टीएन चतुर्वेदी, वो उसके बाद में राज्यसभा में आए बीजेपी की तरफ से, और वो बिहार के राज्यपाल बने, और अभी जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम और कोलगेट का आरोप लगा वो सीएजी विनोद कुमार, ये बाद में बीसीसीआई के चेयरमैन बने और बाकायदा बड़ी तनख्वाह लेते रहे और इनके लाभार्थी बने। तो मुझे ये बताइए कि अचानक इनके लाभार्थी वो टीएन चतुर्वेदी कैसे बन गए? बिल्कुल, ये उन्हीं के आदमी हैं। आरोप झूठे लगाकर उसको प्रचारित करना, ये तो इनकी टीम, बीजेपी ये बीजेपी के पास, आरएसएस के पास ये टीम है। आपने देखा ना, अन्ना हजारे अभी कहां दिख रहे हैं? हाँ, कहीं नहीं है। अन्ना हजारे बताइए, रामलीला रामदेव के ऊपर कई आरोप, रामलीला मैदान में कितने आरोप लगाए। तो वो लोग कौन से थे? अन्ना हजारे के पास कहां से लोग थे? ये तो सारे आरएसएस की टीम वहां लगी थी, और ऐसा प्रचार किया गया कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इनकी जो टीम है आरएसएस की, उन्होंने पूरा प्रचार करके कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश किया। एक भी आदमी, ना तो राजीव गांधी, न तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, न तो ए राजा, कोई भी जेल में नहीं गया, लेकिन आरोप करके ये सत्ता में आ गए। बिल्कुल, लेकिन इनके सरकार पर भी काफी आरोप हुए, लेकिन कोई जेल में नहीं गया। नहीं, ये जेल में जाने वाला मामला ही नहीं ना। वो राजनाथ सिंह ने बोला कि हम तो बेवकूफ थोड़ी है, जो हम पे आरोप लगे हम किसको निकाल रहे हैं। आप बेवकूफ हो। इंदिरा जी के वक्त में अंतुले साहब को निकाल दिया, आरोप हुए। अभी तक वो परंपरा जब जब भी हुआ, कितने लोग, वो जो हमारे नीलंगेकर साहब, किसी ने फोन पे बता दिया कि इन्होंने फोन किया था वाइस चांसलर को, मेरे बेटी को पास कर दो। इतने आधार पर राज्य का इलेक्टेड मुख्यमंत्री को राजीव गांधी को निकाल देना पड़ा। मतलब कांग्रेस में नैतिकता थी और इसमें अनैतिकता है। अरे हम तो बोलते थे और यही आरोप कर रहे, नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं। तुम एक आदमी को तो निकाल के बताओ। ये एक इनका तो लेना देना नहीं है जी। बिल्कुल, जो महिलाओं ने, जो हमारी ओलंपिक में जो मेडल लाई, हमारी युवतियां, उन्होंने बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद थे, उनके ऊपर काफी आरोप भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें निलंबित नहीं किया गया, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया। एक उदाहरण नहीं है, कई आरोप लगे इनके पार्टी में। सारे आरोपियों को इन्होंने अभी टिकट दिया है। अगर एक सर्वे के मुताबिक आप देखेंगे 40%, 50% ऐसे लोग हैं जिन पे संगीन आरोप लगे हैं। बिल्कुल, वो इनकी स्ट्रेंथ है। अब ये बृजभूषण जो है, ये वहां गोंडा से आते हैं। वो मेरे साथ भी थे लोकसभा में। तो वो गोंडा से आते, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उनके कई कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और 6-7 जिलों में इनका नेटवर्क प्रभाव है। प्रभाव है। अगर वो उन पे कार्रवाई करते तो 6-7 जगह के इनके लोकसभा के उम्मीदवार गिर जाते। अच्छा। और वो फिर क्षत्रिय है। तो इसलिए वो योगी ने भी उनको बोला कि नहीं, इनको हाथ नहीं लगाना। तो बर्दाश्त करते रहे, पूरी बदनामी होती रही। अब जो रेसलर आए थे, उन्होंने ओलंपिक पदक लाया था, दुनिया में उसकी टीका हुई। पीएम ने सेल्फी ली उनके साथ में। नहीं, पीएम तो उस काम में तो नंबर 1 का, पहला प्राइम मिनिस्टर जो सेल्फी लेने में, फोटो निकालने में, उसका तो कोई हाथ नहीं पकड़ता। वो बरोबर सेल्फी ले लेगा। उसकी तारीफ की, और तुम तो मेरे घर की बेटी हो। घर की बेटी बोलकर वो जो लड़की को, जब वो बेटी पर जब पुलिस का प्रहार हो रहा था, उसको खींच खींच कर ले जा रहे थे, तब मोदी साहब को फुर्सत नहीं मिली अपनी बेटी की सूद लेने के लिए, उस बेटी की पूछताछ करने के लिए। एक शब्द इनके मुंह से, बीजेपी वालों के मुंह से नहीं निकला। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम वापस सर नागपुर में आते हैं। पिछले विधानसभा को अगर हम टैली करें, नागपुर में विधानसभा चुनाव जब हुआ था लास्ट 5 साल पहले, तब कांग्रेस के 2 विधायक चुन के आए थे, और 2 विधायक जो दक्षिण नागपुर और मध्य नागपुर लगभग 2000 वोटों के डिफरेंस से हार गए थे। मतलब 4, और बाकी जो लीड थी, इवन देवेंद्र फडणवीस जी की लीड थी, वो भी काफी कम हुई थी, और पूर्व नागपुर की भी लीड काफी कम हुई थी बीजेपी की। तो ऐसे में क्या लगता है कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसको अगर हम टैली करें तो कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है, अगर उसको टैली करें तो? मैं आपको कहूं, आप विधानसभा बोल रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे उससे 6 महीने ले जाऊंगा, जब नाना पटोले हमारे उम्मीदवार बने थे। राइट। नाना पटोले से हमारा संबंध, वो लाखानदुर में मेरे एमएलए थे, तब से है। और जिस तरह की उन्होंने लाइन ली थी मोदी के खिलाफ, हमको लगा कि ऐसा एक आदमी अगर हम लाते हैं तो बहुजन समाज का आदमी करके
हम सारे लोग उसके पीछे लग गए। लेकिन जिस प्रकार की यूनिट आज हमारी है वैसी दुर्भाग्य से नहीं थी। हाँ। और आनंद फानंद में हमने उनकी उम्मीदवारी की, उन्होंने अच्छी लड़त दी, जितने भी सोर्सेस थे हमने उनकी लड़ाई की और आपने देखा मैं 2,80,000 वोटों से हारा था। हाँ। वो डिफरेंस 2,14,000 पे आया। मुझे 3,14,000 वोट मिले, नाना भाव को 4,44,000 वोट मिले। वोट बड़े आपके 4,44,000 वोट। अब वो गणित से मैं आपको बता दूं, जो इनकी 5 लाख की जो फोकलाण है ना कि 5 लाख मतानी में निवडून येणार, तो अब मैं बताता हूं 4,44,000 वोटों से नाना भाव को मिले। विकास ठाकरे नागपुर का आदमी, विकास ठाकरे आज आमदार है, विकास ठाकरे नागपुर के महापौर थे, 3-4 बार कारपोरेशन में आए, 10 साल से हमारे कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष है, पूरा नेटवर्क 10 साल से वो चला रहे, सारे लोगों से उनकी पहचान है। 24/7 जो आदमी लोगों की सेवा में रहता है, रात हो दिन हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, गरीब हो अमीर हो, कोई आदमी का भेद नहीं करते हुए उस आदमी के काम करने की कोशिश करता है। इज नोन टू एवरीबडी। अब वो आदमी इनके खिलाफ लड़ रहा है। अब 4,44,000 वोटों से साहब 1-2 लाख तो वोट ज्यादा मिलेंगे ना अपने हमारे विकास ठाकरे को, बरोबर है, 6-6.5 लाख हमारे विकास को मिलेंगे। अब 5 लाख वोटों से अगर इनको चुन के आना है गडकरी साहब को, तो इनको 11.5 लाख वोट लेना पड़ेगा। अगर ये 11.5 लाख लेते हैं और हमारी ये 6-6.5 लाख, तो ये चुनाव ये हो गए 18 लाख। और 18 लाख के बाद बाकी 26 उम्मीदवार है टोटल। उसमें से किसी ने 5,000, 7,000, 10,000, कुछ अपने बड़े पार्टी के भी लोग हैं, वो सबके मिला के अगर 1.5 लाख 2 लाख हो गए, 18.5 और 2 20 लाख और टोटल वोट है 22 लाख। बिल्कुल इतना पोलिंग होने वाला है क्या? नहीं। कुछ तो सोच समझकर, अगर ये राष्ट्रीय नेता है कुछ तो बात ढंग की करना चाहिए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको अहंकार आ गया है। और आपने सही कहा कि काहे के भरोसे पे बोल रहे हैं आप। 6 महीने के अंदर विकास ठाकरे, उनको 28,000 वोटों की लीड गडकरी साहब को पश्चिम नागपुर से मिली थी। विकास ठाकरे 32 साल के बाद वहां से जीत के आए, 28,000 से वो रिकवर करके 7,000 वोटों से वो आए, यानी वहां 35,000 उन्होंने भर के निकाले, बरोबर है। वहां नितिन राउत हार गए थे, वो 20,000 वोटों से आए। इधर हमारे बंटी शेड़के, उनका फर्क सिर्फ 3,000 का रहा, 6,000 वोट चाहिए थी, 6,000 वोटों से हारे, 3,000 इधर उधर हो गए, वो जीत के आता। उधर हमारे गिरीश पांडव, उनका भी उतना ही फर्क पड़ा, वो भी जीत के आते। तो आज की तारीख में तो हमारे 4 एमएलए हैं यहाँ। ताकत तो बड़ी है, तो फिर ये 5 लाख कहां से लाने वाले? ये इनका शोर है। इन्होंने क्या किया, नागपुर के सब क्षेत्र के जो लाभार्थी है उनको इकट्ठा कर लिया। अभी इनका प्रचार गांव में नहीं है। जैसे आपने कहा कि मी कोणाला चहा पाजणार नाही, मी आपले पोस्टर लावणार नाही, मी लक्ष्मीचं दर्शन होऊ देणार नाही आहे, आणि मी कुठे जाणार नाही, ज्याला वोट द्यायचा है द्या, माझ्या विकास कामावर द्या। अरे भाई, तुमने इतने भरोसे के साथ बोले, देश के केंद्रीय मंत्री हो, इतने बड़े नेता हो, अब बोला और गली गली में घूम रहा है वो आदमी, और स्कूल के बच्चों को लेके घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? अभी हवा खराब हो गई उसकी, जहां नहीं गया, आज तक नहीं गया। मैं आपको बोलूं, हम विकास भाऊ ठाकरे जी के साथ हमारे भंते सराई ससाई जी के बिहार में गए थे, इंदौरा के गए थे। हाँ, इंदौरा के। उसके पहले उन लोगों ने बताया कि 11 बजे नितिन गडकरी साहब भी आए थे। हमें भंते जी का समय उनके प्रोग्राम रहते, उनको पूछ के हम रात के 8 बजे गए। उन्होंने बोला 8 बजे आओ आप। हम उनके पास 8 बजे, लोगों ने हमको बताया कि सुबह आए थे वो, और उनको हमने बोले कि भैया 10 साल में कभी आपको भत्ते जी की याद नहीं आई? 10 साल में कभी ये बिहार में और ये इंदौरा में नहीं आए? चर्च में भी गए थे वो। हाँ, वो चर्च में भी गए, कभी नहीं गए। अरे इन्होंने तो मुसलमानों को पिछले बार 2014 में मुसलमानों के बोला, मुसलमानों को वोटों के बारे में बोला कि आपको अगर आपके वोट देना है तो दो, मुझे मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। और आज एकदम नया मुसलमान नेता नागपुर में, इनके पार्टी के जो होंगे, वैसे तो इनके पास कुछ नहीं, एक नया उद्योगपति मुसलमान, हमने उनकी तारीफ करना चाहिए कि ऑटो चलाते थे, आज वो 1,000-1,500 करोड़ के
आसामी बन गए प्यारे खान नाम के, और उनको इन्होंने अपने साथ ले लिया, वो इनका वकील बन के घूम रहा है, और ये लाभार्थी है। इसको एक तो उन्होंने ताजाबाद ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लोग तो कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ता, ये रोजे नहीं रखता, फिर भी ये इनके साथ घूम रहा है, लोगों को वो बता रहा है कि भाई आप गडकरी साहब को ओढ़ दो। नॉट ओनली दैट, ये आदमी का ट्रांसपोर्ट का धंधा है, इसके पास कंटेनर है, जो कंटेनर लाना और ले जाने का एक इसका व्यवसाय है। अभी इन्होंने, गडकरी साहब ने इसको, नागपुर महानगर पालिका ने अभी 6 महीने के पहले एक डच कंपनी के साथ, जिसका नाम है सब्सबीडी, एक डच कंपनी है, वो ये गार्बेज से गैस निर्माण करती है। अब ये टेक्निकल काम है, और ये टेक्निकल काम का ये प्यारे खान साहब को कोई अनुभव नहीं, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस क्षेत्र का। 27 मिलियन बायोगैस, 27 मिलियन, इतना बड़ा गार्बेज का बायोगैस निकालने का काम, हजारों करोड़ का काम इसको मिला। अब वो आदमी तो इसका वकील बनेगा ना, वो मुसलमानों के पास जा रहेगा, आपका कोई भी काम हो तो मुझे बताओ, मुझे बताइए, पहले इसको बताएंगे और बाद में गडकरी साहब को बताएंगे। मुस्लिम लोग उसको बोल रहे भैया आज तक तो गडकरी साहब ने हमारा कोई काम नहीं किया, तो उसने कहा कि आप लोग उनके पास नहीं गए। अरे उनके पास जाएंगे तो वहां तो कमांडोज रहते भैया, वो तो जेड पर सिक्योरिटी में घूमता है, आज तक किसी ने उनको पथरा नहीं मारा, आज तक कभी झगड़ा नहीं हो, तो बोलते कि मैं तो सबसे मिलजुल के रहता हूं। फिर आपको इतना क्या डर है? नहीं, मेरे को ऊपर से दिए, तो काय को लिए तुमने ये सिक्योरिटी? जनता का आदमी जनता के बीच में रहना चाहिए। उनके खिलाफ आज विकास को जो प्रतिसाद मिल रहा है, उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ हमसा मानुस है, जनता का आदमी है। विकास के पास मिलने के लिए, उसको टेलीफोन करने के लिए कोई पीए की जरूरत नहीं होती, वो सीधे जाके उससे मिलते। सुबह जाके देखिए, गडकरी साहब के पास तो कभी भीड़ नहीं लगती, उतने लोग ये विकास ठाकरे के घर में जाके उससे मिलते हैं। जी, ओके। तो ये बात आपने कही कि उनके पास में बहुत रेस्ट्रिक्शंस है और विकास भाऊ बहुत लोकप्रिय नेता है। तो एक बात बताइए कि अभी इस बार वीवीएन ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, प्रकाश अंबेडकर साहब का उम्मीदवार नहीं है, एमआईएम का भी उम्मीदवार नहीं है, शिवसेना भी आपके साथ में है, और जैसा आप डिफरेंस की बात कह रहे थे कि 5 लाख का डिफरेंस का तो कोई लॉजिक नहीं है, तो ये कितना बेनिफिट होगा आपको? अरे भाई, वो तो यानी बिल्कुल जिसको उसको क्या बोलते हैं, एट ए ग्लांस दिख पड़ता भाई साहब। अब जैसे शिवसेना हमारे साथ नहीं थी, तो उनके नाम का, जैसे उद्धव ठाकरे जी का 14 में 19 में, वो तो गडकरी साहब के उनका पूरा नेटवर्क था। जब वो गडकरी लड़ रहे तो उन्होंने सब लोगों को काम में लगाया था। आज वो पूरा फोर्स विड्रॉ हो गया। ये जो राष्ट्रवादी जो हमारे साथ हमेशा थी, आज वो राष्ट्रवादी भी हमारे साथ है। इससे भी ज्यादा एक बात जो हुई कि वंचित म्हणजे आंबेडकर साहब के साथ कांग्रेस का और आघाड़ी के साथ वो इकट्ठा नहीं हो सके, लेकिन अंबेडकर साहब ने यहाँ दीक्षा भूमि के महत्व को ध्यान में रखते हुए और महाराष्ट्र की परंपराओं को, महाराष्ट्र के इतिहास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 जगह समर्थन दिया। एक कोल्हापुर से शाहू महाराज को समर्थन दिया, और एक हमारे यहाँ विकास महाराज को समर्थन दिया। ये 2 लोगों को समर्थन दिया, और मैंने कल देखा कि उन्होंने सुप्रिया सुले को भी समर्थन दिया। तो ऐसे 3 लोगों को समर्थन दिया, और कई जगह वो हमारे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे, तो वो ताकत भी हमारी बड़ी है। लेकिन आपने भी समर्थन नहीं दिया उनको अकोला में? नहीं, वो देखो, वो मामला हमको नहीं, हम तो ये विकास ठाकरे उनको अप्रोच नहीं हुआ था, हम तो पार्टी के साथ थे। हमको भी दैट वाज, वी हैव टेकन इट एज अ सरप्राइज, एंड वी हैव कॉल्ड हिम एंड थैंक्स हिम कि भाई आपने हमारी मदद की। विकास ने उनसे जाके मिला, उनसे बात की, हमने कहा कि उनसे मिलने धन्यवाद दे दे उनको। और उन्होंने कुछ बोला नहीं उनको कि भाई मैंने इस कारण से और उस कारण से, उन्होंने उसको बोला कि ऑल द बेस्ट, तुम लड़ो। एमआईएम ने यहाँ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, और वो भी ताकत आज एक बड़ी ताकत, क्योंकि अगर डिवीजन हो जाता मुस्लिम वोटों में तो वो भी ये अलग हो जाता। आज ये सारी चीजें मिलाकर, दूसरी बात बहुजन समाज का कैंडिडेट, आज बहुजन समाज में ये जो कॉम्बिनेशन है, उसमें एक ऐसी आग लगी हुई है साहब, मैं सच बोलता हूँ, एक आग लगी हुई है। ओबीसी का कैंडिडेट है, ओबीसी के खिलाफ इन लोगों ने जिस प्रकार से बर्ताव किया,
मराठा और ओबीसी का जिस प्रकार से झगड़ा अपने महाराष्ट्र में चला है और जिसको चलाने के लिए जो कारणीभूत है वो एलिमेंट कौन है, ये जनता के ध्यान में आ गया। बिल्कुल। और वो अभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कितना भी बोले। अच्छा, दूसरी बात ऐसी, गडकरी साहब बोलते मैं राष्ट्रीय नेता हूं, या तो लोग उनको बोलते कि राष्ट्रीय नेतृत्व है। हाँ, और उनके खिलाफ ये लड़का खड़ा हुआ है। अच्छा, राष्ट्रीय नेतृत्व कब होता है साहब? कोई राष्ट्रीय बात तो करे, कोई इश्यू पे बात तो करे, तभी आप राष्ट्रीय नेता हो जाओगे। ये कौन सा आपने लगा लिया, यहां सड़क बना गई, वहां सड़क बनाई। अरे अगर आपके पास समय होगा तो मैं अभी आपको कागज लेकर बताता हूं। इनके मंत्रालय ने एकमेव मंत्रालय है जिसके ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा। और वो सीएजी ने और पीएमओ ने इन पे ऑब्जेक्शन लिया है। ये इतना बड़ा, अभी सीएजी के रिपोर्ट में है, सारे रेफरेंसेस है, इतना बड़ा रिपोर्ट निकला है इनके मंत्रालय के खिलाफ, गडकरी के खिलाफ, कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्ती से जहां रोड नहीं बनाना चाहिए था वहां रोड बनाए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वहां की जो पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा उसको तान के अपने मन से वहां विकास करने की कोशिश किए। कई जगह सुरंग खदी, वो बेकार हो गई, रास्ते बह गए, वहां नुकसान हुआ। और इन्होंने देश का नुकसान किया है, इनको करने की जरूरत नहीं थी। और ये इतना बजट बढ़ गया है, इतना इन्होंने नुकसान करके रखा है जिन रस्तों की जरूरत नहीं थी। दूसरा, 2019 में कैटेगोरिकली पीएम हाउस से और सीएजी से इनको बोला गया था कि आप बॉन्ड मत खरीदे। बॉन्ड इन्होंने क्यों खरीदे? क्योंकि जो इन पे कर्जा था उसका ब्याज चुकाने के लिए इन्होंने बॉन्ड खरीदे। और तब इनको वार्न किया कि आप ये बजटरी प्रोविजन से आप ये रस्तों का काम मत करिए, आप बीओटी पे करिए। बीओटी पे करो। बीओटी, जिसका बीओटी पे इन्होंने पहला प्रयोग किया, पुणे एक्सप्रेसवे, जिसकी ये बहुत तारीफ करते हैं। ये कहते हैं कि टाटा ने मेरी तारीफ किया, बाला साहब ठाकरे ने मेरी तारीफ किया, मेरी अंबानी ने तारीफ किया। और तो जब इतने लोगों ने तारीफ करने के बाद ये बीओटी का धंधा छोड़ के ये बॉन्ड क्यों निकालते रहे? और इनको एक फंडा मालूम हो गया कि रास्ते तैयार करो। पूरे देश में ठेकेदारों को इन्होंने खुश कर दिया, सीमेंट कंपनियों को खुश कर दिया। लोग तो बताते इनके भी 2 सीमेंट के कारखाने हैं। और रस्तों की कीमत बढ़ा दी। जो रास्ता 4 या 5 करोड़ में होता है 1 किलोमीटर, उसको आज 12-12, 14-14 करोड़ रुपए लगने लगे। जहां पुल ज्यादा है वहां लगते हैं, लेकिन एवरेज इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन इनको मालूम था कि मैंने इधर रास्ता तैयार किया कि उधर मैं टोल के लिए दूसरा टेंडर निकालूंगा, और वो टेंडर, वो उससे टोल आएगा। अच्छा, टोल अगर 15 साल के लिए हुआ तो वो 20 साल तक वसूल करते रहता है। यानी वो टोल वाला भी खुश, वो भी इनका आदमी, वो कॉन्ट्रैक्टर वो भी इनका आदमी, सीमेंट कंपनियां भी इनके आदमी। ये तो हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है। अच्छा, नितिन गडकरी इतने इसके कांटेक्ट है। हाँ, अच्छा, हाँ, करके तो वो लोग बोलते हैं कि ये मोदी को टक्कर, मोदी को क्या टक्कर देता? मोदी के पास तो 2 ऐसे आदमी बच्चे जमे हुए हैं, अडानी और अंबानी, जो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था। ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो नितिन गडकरी पीएम हो सकते हैं, और इसलिए उनके पहले लिस्ट में नाम भी नहीं आया, और कोशिश थी कि उन्हें टिकट न दिया जाए। अरे भाई, उनका नाम इसलिए नहीं आया कि यही सीएजी का रिपोर्ट आया। अच्छा, आपको लगा कि करप्शन के चार्जेस से कारण नहीं आया? एग्जैक्टली, वो उन्होंने बहुत पुरजोर ये किया कि अगर ये चुनाव में अगर ये आ गया तो अपन, यही इनका मंत्रालय, दूसरे मंत्रालय में जो आए थे वो नॉर्मल थे कि कोविड में इन्होंने गलत पैसे खर्चा किए, वक्त पे नहीं दिए, ये सारी चीजें आई। लेकिन ये मोदी से कम इनका भी करप्शन नहीं है, इसीलिए उनको लगा, डर लगता था। मुझे बताइए साहब कि अभी हमारे राहुल गांधी जी की जब अनाउंस हुए तो देश का नेता करके राहुल गांधी को पहले ही उन्होंने ये कर दिया। बाकी उनके राज्य की जो केरल की थी, बाकी की सीटें बाद में दी। आप ऐसा कर तो सकते थे ना महाराष्ट्र में भी। 2 तारीख को इनकी पहली लिस्ट आई, 195 लोग, वो तावड़े जो हमारे महाराष्ट्र के, उसने अनाउंस किया 195।
तो जो सीटों का डिस्प्यूट नहीं था, तो ये नागपुर के सीट के बारे में कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। तो राष्ट्रीय नेता करके इनका ये उल्लेख कर सकते कि नागपुर से माननीय नितिन जयराम जी गडकरी करके, तो क्यों नहीं हुआ? 10 दिन 12 दिन क्यों लगे दूसरे तीसरे लिस्ट पे? इनका और ये अलायंस के पार्टनर के साथ बातचीत से कोई संबंध नहीं था। चलो अब नागपुर के डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं कि आप जब सांसद थे तो आपने मिहान को लाया, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपके माध्यम से विकसित हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग ये अभी आरोप लगाते हैं कि मिहान का डेवलपमेंट आपके जाने के बाद काफी धीमा सा हुआ है, कई कंपनीज भी नहीं आई। आपको क्यों लगता है कि इतने बड़े शीर्ष नेता, देश के नेता है नितिन गडकरी जी, इतना बड़ा मंत्रालय उनके पास में है, लेकिन जो यहाँ पे कंपनीज आई वो उन्होंने अपना प्लांट एक्टिवेट नहीं किया? मैं क्या कहूँ, 2014 में मेरे पे ये आरोप लगे कि इन्होंने मिहान में प्रगति नहीं की। अच्छा, तब तक ये है ना, अमरावती में, यवतमाल में, नागपुर में, यशवंत स्टेडियम में इन्होंने बड़े बड़े सम्मेलन लेके नागपुर के पूरे लोगों को एकत्र करके, जो इनकी आदत है कि मैं सबका नेता हूँ, बड़े बड़े सम्मेलन किए। और उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ आपका सांसद बना, हर साल में 50,000 लोगों को रोजगार दूंगा। 10 साल में 5 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार देना था। अब इनके बड़े नेता ने 2 करोड़ की बात की, इन्होंने 50,000 की किए। उनको लगा वो तो फोकनाड़ मारता है, लेकिन ये भी तो भी पूरा करेगा, तो इसने भी 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। मिहान की बात कर रहे थे, मैं आपको बोलूं, अभी बोलते मिहान गडकरी साहब ने आणला। साहेब आप उनको बुलाइए मेरे पास कागज है। वो मिहान का जो नामकरण है ना, वो मैंने किया। विलासराव देशमुख वो MADC के चेयरमैन और मैं सह चेयरमैन था। 2004 तक। 2004 में मैं मंत्री बन गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है करके मैं वहां से निकल गया। राइट। लेकिन 2004 तक हमने एक लार्सन एंड टुब्रो रामबोल कंपनी से उसका सर्वे करवाया था। और कितनी जमीन लगती, क्योंकि इन्होंने पूरा डिनोटिफिकेशन करके रखा था 30,000 हेक्टर का। तो अपनों कितनी जमीन लगती भाई एयरपोर्ट के लिए। तो उन्होंने, रामबोल कंपनी ने उसका मुआयना किया और यहाँ SEZ 10 या 12,000 हेक्टर में लगेगा, उतनी जमीन लगती है, बाकी जमीन नहीं होना। उन्होंने रिपोर्ट दिया। मैंने RC सिन्हा करके जो सिडको के चेयरमैन थे, वो हैदराबाद में थे, उनको बुलाकर उनको चेयरमैन करने के लिए मैंने सुशील कुमार शिंदे से रिक्वेस्ट की। और 2004 में वो यहाँ उस RC सिन्हा यहाँ के ये उसके डायरेक्टर बने और मिहान नाम मिला। और फिर उन्होंने SEZ का काम चालू किया। SEZ जैसा हुआ तो उसका NOC कमलनाथ तब कॉमर्स मिनिस्टर थे, वहां से हमने लाया। और फिर RC सिन्हा ने टाटा कंसल्टेंसी से बात किया, इन्फोसिस से बात किया, बाकी कुछ कंपनी से बात किया, और वो उद्योग यहां आ गए। आपको अगर याद होगा 2007 से 2013 तक इस देश में नहीं, दुनिया में रिसेशन था। कोई नया उद्योग नहीं आया जी, कोई नया उद्योग नहीं आया। इसलिए जितना 30-40 हजार 50 हजार जितने उद्योग, ये 2 कंपनी से ही ज्यादा जनरेशन हुआ क्योंकि IT कंपनी थी, उतने उद्योग आए। 2000 हमारे पे आरोप करते रहे की मिहान बी आणलं, यांनी थांबवलेलं, आता पहा मला तुम्ही एक संधी द्या, मी कशा उद्योग आणतो। 10 साल में इन्होंने एक उद्योग नहीं लाया। नाम के लिए इन्होंने वो पतंजलि उद्योग वाले को यहां लाया, जमीन दी। उसको करीबन 1000 एकड़, जिसमें से 250-300 एकड़ तो जो जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए एकड़ है वो इनको दिया। मैंने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि CBI की इंक्वायरी करो। अच्छा, इसने जहां जहां जमीन लिया है कहीं उद्योग नहीं लगाया, ये झूठ बोल रहा है। और ये वकील बन रहा है नितिन गडकरी। तो जब भूमि पूजन हुआ तो ये नितिन गडकरी, लोग बोलते कि फार चांगला बोलतो, सर्वांशी प्रेमाने बोलतो, मेरे को इन्होंने टिनपट बोल दिया। आपको बहुत। अब बताइए, मैं टिनपट 7 बार का MP में टिनपट हो गया, मैं सीनियर सिटीजन हूं, यानी दुनिया में इसके पहले आया, राजनीति में इसके पहले आया, मैं सांसद इसके पहले बना, मंत्री इसके पहले बना, बताइए। और इसने यानी मुंह फट बोल दिया कि मैं टिनपट लोकांच्या तोंडी लागत नाही। अच्छा, मत नको लागू। क्या घोषणा किया था इन्होंने? 16 अगस्त 2016 का आप अखबार 17 अगस्त का देख लीजिए। इन्होंने घोषणा किया कि रामदेव बाबा आता 6 महिन्यामध्ये 5,000 लोकांना रोजगार देतील, एका वर्षामध्ये 10,000 लोकांना रोजगार देईल, आणि 2 वर्षामध्ये
जवळजवळ 20,000 लोकांना रोजगार देईल. आणि हा उद्योग आल्यानंतर अनेक प्रोसेस इंडस्ट्रीज सुरू होतील आणि अशा रीतीने इथल्या विदर्भाच्या लोकांना जे आत्महत्याग्रस्त आहे तिथल्या लोकांना रोजगार मिळेल. नरखेटवरून, काटोलवरून आपला जो संत्र्याचा भाग आहे तिथं जो संत्रा मार्केटमध्ये येऊन सडतो त्याच्यावर प्रोसेस हे प्रक्रिया करतील, ज्यूस बनेल, इथून मग ते पॅकिंग होईल आणि मग आपण एक्सपोर्ट करू. अशा रीतीने इथे एक्सपोर्ट प्रमोशन होईल. ये सब उन्होंने बात किया. भाई साहब ये 16 से आज 8 साल हो गए. एक तो उनकी मशीनरी नहीं आई, पहले तो पैसे नहीं दिए, ये बार बार MIDC उनको नोटिस भेजते रही. अभी एक आटा बनाने की मशीन आई है, 4-5 टन शायद वहां से आटा बनता है. इसके बाद 35 या 40 लोगों को वहां रोजगार मिला है. दूसरा कोई उद्योग वहां नहीं आया है. क्या है, आपने जब भी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का एयरपोर्ट का, बाबा साहब का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ दीक्षा देके बाबा साहब ने लोगों को एक मार्गदर्शन किया है इंसानियत के राह पे चल के, समता और समाजवाद के नाम से चलने का. उनके रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के दैट वाज माय इनिशिएटिव. आपका इनिशिएटिव कि अच्छा उसमें प्रकाश आंबेडकर का खत है बिकॉज ही वॉज विथ मी इन द पार्लियामेंट, कवाड़ी जी का है, आठवले जी का है और गवई साहब के. चारों लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि नागपुर के एयरपोर्ट का डॉक्टर बाबा साहब दीक्षा भूमि एयरपोर्ट होना चाहिए नाम. और मैंने सुशील कुमार शिंदे को गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन करने के लिए बोला. उन्होंने रिजोल्यूशन किया और 2004 तक वो मुख्यमंत्री थे. उसके बाद में विलासराव बन गए और वो फिर 6 में हमारी जब सरकार आई तब वो उसको मंत्रालय ने उसका नाम दिया. बाबा साहब का नाम मिला है, उसमें मैं खुश हूं और वो उसका क्रेडिट दूसरे लोग लेते रहे, लेकिन मेरे पास तो डॉक्यूमेंट की सेवा में कभी कोई बात नहीं कर. दूसरी बात ऐसा, ये जो गडकरी ने इस विदर्भ का जो बहुत बड़ा नुकसान किया है ना, इन्होंने और वो देवेंद्र फडणवीस ने, इस एयरपोर्ट की जो कल्पना है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है मिहान, महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो एंड पैसेंजर हब एट नागपुर, ये इसका फुल फॉर्म है. तो यहां 450 फ्लाइट रोज नागपुर के इस अंतराल से चलती है. दैट वाज द कंसेप्ट. और वो मैं, राजू जी थे तब से इसको फॉलो अप करता रहा कि इसका उपयोग होना चाहिए. दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल. 91 के बाद तो अपनी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से अपनी बात शुरू हुई. मैं फॉलो अप करता रहा उसको. और ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो. और हमने जो रामबोल कंपनी का जो रिपोर्ट है साहब, 32 लाख स्क्वायर मीटर, इतना बड़ा ये एयरपोर्ट बनता, इतना बड़ा ये एयरपोर्ट बनता, जिसके अंदर इंटरनेशनल पैसेंजर, इंटरनल पैसेंजर और कार्गो हब, इतना बड़ा इसका था. सेकंड रनवे की बात थी. सेकंड रनवे के लिए एयरफोर्स की जमीन थी, उसका MOU हमने साइन करके लाया था. श्रीपोर्ट साइन नहीं हुआ था, कुछ डिस्प्यूट था, वो रह गया था, उतना ही बाकी था. और वो अगर एयरपोर्ट पहले अगर बन जाता, वो एयरपोर्ट अगर बनता, तो इन्होंने टेंडर निकालने का, आने के बाद टेंडर निकालने की बात की, कभी टेंडर नहीं हुआ. कोई इनको एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए आया. 14 के बाद तो रिसेशन हट गया. दुनिया में कई, हैदराबाद का बन गया, बंगलोर का बन गया, बंबई का बना. ये नागपुर का तो हमने पहले से प्रपोजल चालू किया था, इन्होंने वो पूरा नहीं किया. आज अगर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता, दुनिया के लोग यहां आते, दूसरे रनवे होता, वहां से टैक्सी बेस से हमारे कार्गो, हमारे ऐसी जड़ में वो दुनिया से रॉ मटेरियल आता, वहां प्रोसेस होता, उसके लिए इंडस्ट्रीज लगती और रोजगार 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों को, विदर्भ के लोगों से, महाराष्ट्र के लोगों को वो रोजगार मिलता. ये इन्होंने बिल्कुल किया नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. मेट्रो 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 वो भी हमारा प्रोजेक्ट है. हमारा क्या प्रपोजल था, ये जब यहां उद्योग आ जाते, इतने हमारे कामगार वहां जाते, फिर बुटी बुरी के हो, हिंगना के हो, ये सारे कामगार जाते. इन कामगारों को लाने के लिए, ले जाने के लिए एक रैपिड ट्रांसपोर्ट फोर्स हमारे पास हो, इसलिए हमने वो मेट्रो की कल्पना की. लेकिन दैट वाज नॉट ऑन द प्रायोरिटी, दैट वाज सेकेंडरी.
प्रायोरिटी ये थी। ये प्रायोरिटी ये थी। राइट। ये प्रायोरिटी को ये भूल गए। हाँ। कोई जाके मिहान में तो देखता नहीं तिथे काय झालं म्हणून, नहीं नहीं। वहां क्या हुआ करके। हाँ। कोई एयरपोर्ट तो कॉमन मैन तो नहीं जा डेवलप रहा नहीं हुआ था। फिर से। हाँ। जाने वाले एयरपोर्ट से लिमिटेड लोग हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, रामबोल कंपनी का जो ये आया है ना, उसमें एक वाक्य था, एवरी पैसेंजर वुड लाइक टू मिस द फ्लाइट। ओके। यानी जो भी वहां आता, जैसे अभी लखनऊ से कोई आ रहा है, हाँ। उसको हैदराबाद जा रहा है, तो ही इज वेटिंग फॉर ये चेंजिंग हाँ। फ्लाइट, तो वो वहां बोलता कि जब मेरी फ्लाइट मिस हो गई चलेगा, मैं यहां आराम करता हूं। इतने एयरपोर्ट हमने देखे, ऐसा एयरपोर्ट लेटेस्ट हो, बेस्ट हो, इस प्रकार से हमारी वो उसके लिए तड़प थी, लेकिन इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया और मेट्रो बनाई। मेट्रो की आवश्यकता आज आप बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप ही देखिए, सर्वे करिए, आज मेट्रो 20%, 30% ऑक्युपाई होती है। सिर्फ सुबह के वक्त में लोग जाते हैं और शाम को वापस आते। शनिवार रविवार को लोग पिकनिक के लिए निकल रहे, ऐसी इन्होंने मेट्रो की हालत कर दी। मेट्रो के लिए इन्होंने जगह जगह पर कारपोरेशन की महत्व की जगह ले ली। हाँ। बहुत बड़ा 7 स्टार अपना ऑफिस बना लिया। जब आप कर्जा लेके कोई यूनिट बनाते, कोई इंडस्ट्री लगाते, तो ऐसी फालतू चीजों पे आप पैसे नहीं खर्चा करते। दिल्ली में भी मेट्रो आई, लेकिन उन्होंने अपना बहुत बड़ा ऑफिस नहीं बनाया, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया। दीक्षा भूमि बार बार अपनी जगह मांगती रही कि हमको दीक्षा भूमि के लिए जगह कम गिरती है, आप तो इन्होंने पहले ही वहां मेट्रो का ऑफिस बना लिया, इन लोगों को रोक लगा दिया। तो इस तरीके से एक ही जगह नहीं, जगह जगह पे नागपुर में आज भी कारपोरेशन की इंप्रूवमेंट की जो महत्व की जगह है, मौके की जगह है, इन्होंने अभी ऑक्युपाई करके रख दी है। जगह हड़पने के बारे में ये गडकरी साहब का कोई हाथ नहीं पकड़ता था, ये करके रख दिया, और अपने लोगों को फिर अपने जो लाभार्थी है, हाँ, उनको लाभ देना उनका। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, जो नागपुर आज कारपोरेशन अपनी घाटे में चल रही। हाँ, बिल्कुल। बड़े मुश्किल से उन्होंने टैक्स बढ़ाकर अभी कुछ तो भी 300-400 करोड़ का उन्होंने अभी ये टैक्स वसूल किया करके, अभी एक न्यूज मैंने देखा था। हाँ। मैं आपको बोलूं, इन्होंने वाठोड़ा के अंदर अभी नरसिंह मुंजी जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, हाँ। ये बंबई की शिक्षण संस्था है, जिसको ये कह रहे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरी भी पोती वही पढ़ी। हाँ। आए ख्याल में, जो वहां जाके पढ़ते हैं उनको यहां लाया है। अच्छा आने दो ना उनको, अब आ रहे हैं तो उनकी संस्था कोई फुकट में थोड़ी चलने वाली है। नहीं, बिल्कुल। बच्चों से बहुत पैसा वसूल करते वो, एडमिशन के लिए वहां अच्छा एजुकेशन संस्था है, इसलिए लोग लाइन लगाते। हाँ। लेकिन पैसे आड़े तेड़े वसूल करते वो, यहां भी आएंगे तो फुकट में थोड़ी देने वाले। हाँ। अब मैं आपको क्या बताऊं अमन साहब, इन्होंने वहां 18.5 हेक्टर वाठोड़ा की जमीन, जो 3000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है, महंगी है, 600 करोड़ की जमीन वो संस्था को सिर्फ 1 रुपए में दी। 1 रुपए में। अच्छा। किसका नुकसान हुआ? कारपोरेशन का। कारपोरेशन की जमीन 600 देते आप उनको आना था, आते वो। हाँ। सिम्बोसिस का भी ऐसा ही उन्होंने कर दिया। तो ये अपने मन से निर्णय लेते हैं। मतलब जो संस्था जो है, जो फ्री में एजुकेशन नहीं दे रही, उसको इस तरह से जमीन अलॉट करना, आप लाइए ना, उनको आने दीजिए ना। हाँ। ये इतना वो कोई आपको मांगने नहीं आया था इन्होंने। अच्छा, वो भी बीजेपी के एमएलसी है, पहले हमारे पार्टी में थे, आज इनके पार्टी में है, और वो उनको 600 करोड़ की जमीन दे दी। सिम्बोसिस की भी साथ अच्छा किया। अब हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए वहां जा रहे हैं, जिसकी आयपत होंगे वो सिम्बोसिस में जाता है, जिसकी आयपत हो नरसिंह मुंजी में जाता है। हाँ। जिसकी आयपत हो बनवारीलाल जी के वो रामदेव नहीं, वो उनकी संस्था में जाता है। आज सारी जो हमारे नागपुर में, फिर दत्ता भाऊ की हो, हमारे इनकी हो, ये सब जगह वो पैसे से लोग जाते हैं। आज एजुकेशन का पैटर्न ही आपने बदल दिया। अब ये अगर ये गडकरी साहब जो बोले मैं गरीबी से ऊपर आया हूं, तो गरीबों के बच्चों की जो कारपोरेशन की स्कूलें थी 2007 से कारपोरेशन में, क्यों नहीं इन्होंने दादी कारपोरेशन की जो स्कूलें थी उसको ये कॉन्वेंट जैसा स्वरूप लाया? अरे वो केजरीवाल की तो तारीफ करना चाहिए, वो सिसोदिया की उन्होंने तारीफ करना चाहिए कि जो वहां के कारपोरेशन की स्कूलें थी उन्होंने कॉन्वेंट जैसी स्कूलें बनाई, जहां लिफ्ट लगाई, अच्छे बेंचेस दिए, अच्छी किताबें दिए, अच्छी खाने की व्यवस्था की, मार्बल लगाया। कारपोरेशन के स्कूल में
उन्होंने इस प्रकार से चमत्कार करके बताया। अरे ऐसा एखादा चमत्कार तो आप बताते, लेकिन इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों को खुश करने का काम किया। आज नागपुर में कौन समर्थन कर रहा है इनका? नहीं, लेकिन ये जो आपने शिक्षा की बात कही थी, तो कांग्रेस के भी नेताओं के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो तो कोई सामाजिक काम नहीं कर रहे, वो तो मतलब शिक्षा बेच ही रहे ना। मेरा क्या कहने का मतलब, जो भी होंगे इनके, तो उन्हीं को तो अपने पार्टी में लेने का काम गडकरी ने किया ना। पहले तो दोष होते, बहुत माल कमा लिया, बहुत बहुत एजुकेशन लगा लिया, और उनको ही गले लगा के आज वही उनके वकील करते घूम रहे। फिर उनको काय के लिए लिया? अगर आपके नजर में कोई गुनेगार है तो उसको गुनेगार समझो, बिल्कुल। फिर अपने पास काय के लिए लेते हो? आपने कभी भूमिका ही नहीं लिया ना, उनके खिलाफ कभी आंदोलन किया क्या आपने? अगर कोई गलत है तो गलत बोलो। कौन सी चीज को गलत बोलते हैं ये? एक बता तो दीजिए। आज 35 साल लोकसभा का मेंबर था साहब, आपके कान में कभी आया मैंने कोई प्लॉट हड़पा, मेरी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मेरी कोई इंस्टीट्यूट है? नहीं। कोई बोलता है चोर हमारे से 5 पैसे खाया, 5 पैसे दिया? बताइए मेरे को। ये तो है, आपकी कमाई है। नहीं, वही मेरी कमाई है, इनके जैसा नाही तोडा। ताकाला जायचं आणि भांडं लपवायचं। मी गरिबीमधून आलेलो आहे, आज तू गरीब आहे का? नाही। उनका बेटा मैंने एक देखा, आमच्यावर 1800 कोटी आहे। 1800 कोटी कर्ज कोणावर राहते? म्हणजे कितीचा तुमचा उद्योग असला पाहिजे? 10,000 करोड़ का तुम्हारा उद्योग है, तभी कोई बैंक तुमको 1800 का लोन देगी ना। तो तुम कैसे 10,000 15,000 के मालिक बन गए, और उससे भी ज्यादा। साहब अगर ये बुजोरी करेगा तो मैं बताऊंगा आपको। एक बड़ी बात मैं आपको बोलता हूं, ये 2013 में ये पार्टी के अध्यक्ष थे। ये कार्यकर्ता जो बोलते ना, एवढा मोठा माणसाबद्दल तुम्ही बोलता, अरे तुम्ही काय बोलता? राजे हो, यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल आम्ही नाही बोलत। 2013 मध्ये आम्हालाही माहित नव्हता की हा एवढा भ्रष्टाचारी आहे म्हणून। कोण बोलले 2013 मध्ये हे पुन्हा अध्यक्ष व्हावं? कारण की बीजेपीच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये 3 वर्ष जर कोणी अध्यक्ष असेल तर त्याला पुन्हा अध्यक्ष होता येत नाही। पण आरएसएसच्या प्रेशरमुळे हा त्यांचा आवडता माणूस आहे, म्हणून त्यांनी आपल्या घटनेमध्ये बीजेपीच्या यांनी अमेंडमेंट केली, आणि ती अमेंडमेंट करून पुन्हा अध्यक्ष बनवण्याचं घातलं। कोण पुढाकार घेतला? नाही झाले पाहिजे म्हणून लालकृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, त्यापैकी 2 जण गेले पण एक जिवंत आहेत, राम जेठमलानी, ते योगी, हे मोदी, हे सगळे लोक एकत्र आले आणि यांनी सांगितलं की याला बनवायचं नाही म्हणून, पुन्हा अध्यक्ष बनवायचं नाही म्हणून। जेव्हा यांना विचारलं की का तुम्ही म्हणतात, हा भ्रष्टाचारी आहे, आणि भ्रष्टाचारामध्ये कोणते कोणते उदाहरण दिले यांनी जेव्हा या महाराष्ट्रामध्ये हे जेव्हा इथले सडक मंत्री होते तेव्हा यांनी जो तो एक्सप्रेसवे केला, त्याचे एक ठेकेदार होते आयआरबी कन्स्ट्रक्शन, म्हैसकर म्हणून। हे जेव्हा मंत्रिपदावरून निघाले 99 नंतर 2000 मध्ये, तर यांनी पूर्तीसाठी त्या म्हैसकर कडून 240 कोटी रुपये इनसिक्युअर्ड लोन घेतलं। तर लोकांनी याला विचारलं की हा भ्रष्टाचार नाही का? ते म्हणाले ते माझे मित्र होते। लोकांनी म्हटलं की तुमच्याबरोबर लहानपणी कंचे खेळत होते का, की कबड्डी खेळत होते? तुमचा संबंध त्याच्याबरोबर कसा आला? मैत्री कशी झाली तुमची? तुम्ही त्याला ओबलाइज केलं। हे सांगतात की मी एवढा खर्च होता मी तो कमी केला। अरे कमी करूनच तुम्ही हे पैसे काढलेत त्याच्यामधून। बरोबर। अशा लोकांकडून यांनी मदत करून आपला उद्योग हा मोठा केलेला आहे। म्हणजे तुमचं एकंदरीत म्हणणं आहे की नितीन गडकरी साहेब प्रचंड मोठे भ्रष्टाचारी आहेत आणि म्हणून त्यांना पक्षाने, अरे मी नाही म्हणत, त्यांच्या लोकांनी म्हटलं भ्रष्टाचारी, मग आम्ही म्हणायला लागलो, मग समोर आलं। आणि आज त्यांना इन्कम टॅक्सची नोटीस त्यावेळेस पाठवली होती 2013 मध्ये। नाही आम्ही नाही पाठवली, म्हणजे अरे यांनी ह्या ज्या आहे सेल्स कंपन्या बनवल्या होत्या। सेल्स कंपन्या, करीब 68 कंपन्या यांच्या सेल्स कंपन्या होत्या, त्या सुद्धा त्या रेफरन्समध्ये समोर आल्या, आणि यांनी इन्कम टॅक्स नाही भरला म्हणून यांच्याकडे इन्कम टॅक्सची नोटीस गेली। यांनी त्याला दाटलं की आमचं आता सरकार येणार आहे, मग आम्ही तुम्हाला पाहून घेऊ म्हणून, आणि ते सगळं प्रकरण दबून गेलं। बरं मला हे सांगा, एवढा मोठा माणूस बीजेपीचा अध्यक्ष राहिलेला आहे, त्या रायसीना रोडवरच्या कोणत्याच मंत्रालयामध्ये नाही आहे ते, ज्यांनी आपलं हे आवडीचं खातं निवडून घेतलं, ज्यांना माहित आहे। एक सवाल मेरा ये है कि काफ़ी समय से लगभग 2 साल हो गए कि महाराष्ट्र के लोकल बड़े इलेक्शंस नहीं हुए और लोग काफ़ी तंग है, परेशान है। इवन जो जो नगर परिषद है उसके भी इलेक्शंस नहीं हुए। क्यों ऐसा हो रहा है और सरकार की भूमिका क्या है इसमें? क्यों लोग इतने परेशान हो रहे हैं और सरकार ने अभी तक शायद वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की ओबीसी आरक्षण के बारे में?
असली कारण है इन्होंने इनकी सरकार तोड़ी ठाकरे साहब की। उसके बाद में इन्होंने अपने शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी। तो इनको रिपोर्ट आई कि ये जो जनमत है ये इनके खिलाफ है, ये इनके फेवर में, ठाकरे साहब के और पवार साहब के, और वो कांग्रेस को उसका अल्टीमेट फायदा मिलेगा, इसलिए उन्होंने रोका। और फिर इसका दुष्परिणाम लोकसभा में भोगना पड़ेगा, उसका दुष्परिणाम विधानसभा में भोगना पड़ेगा। करिए कभी इसको सुप्रीम कोर्ट भेज, कभी उसको सुप्रीम कोर्ट भेज, ये टालते रहे। अभी कोई कारपोरेशन की बात नहीं करता। उससे इतने जो प्रॉब्लम काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुए। हाँ, हम लोग जब जाते हैं लोगों में तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास नगर सेवक नहीं है। और ये सारी चीजें होने के बावजूद भी नगर सेवक का भी काम होता, हमारा विकास करता रहा, लेकिन कभी गडकरी के पास आम्हाला पाणी मिळत नाही, आमचे रस्ते साफ होत नाही, आमच्याकडे ही अडचण आहे, हे असं कधी बोललं नाही। मी मगाशी प्यारे खान सांगितलं, तो एक लाभार्थी आहे यांचा। दुसरा लाभार्थी आहे याचा अरुण लाखानी, OCW वाला, ऑरेंज सिटी वाला वॉटर। हा याला काही पाण्या म्हणजे जल वितरणाचा याला अनुभव नाही। तर हे कॉर्पोरेशन मध्ये यांची जी मोनोपल्ली आहे त्या माणसाला यांनी OCWचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला, आणि आज पाण्याचे दर इतके वाढलेले आहेत। आणि यांचा नारा काय, हे जे म्हणतात की आज नागपूरच्या लोकांना 24 तास पाणी मिळतं, या दिल्लीमध्ये त्या आज तक की कॉन्क्लेव होती, आप नागपुर में जाके देखिए कि नागपुर के लोगों को 24 घंटा पानी मिलता है। नागपुर दिल्ली के लोगों का फोन आया मुझे, अरे विलास बोले वो तो यहाँ बोल के गया, यहाँ तुम्हारे यहाँ 24 घंटे पानी मिलता है। मैंने बोला नहीं, नल हमारे यहाँ 24 घंटा है, लेकिन पानी कभी कभी आता है। आणि तो OCW वाला आज 1,000-1,500 कोटीचा मालक बनला साहेब। पाण्याचे बिल अव्वाच्या सव्वा गेलेले आहे, यांना काही त्याचा घेणं नाही। लोक त्यांना बोलले की तुम्ही याला लाखानीला आणलेला आहे आणि लोकांना त्रास आहे, पाण्याचे मीटर कापून येतात, नळ बंद करतात। आपल्याकडे तुम्ही माहिती आहे, आम्ही लहानपणापासून, मी मॉडेल मिलच्या चाळीमध्ये नवी शुक्रेमध्ये राहून मोठा झालेला आहोत। पहिले हे एवढे मोठे मोठे पाईपचे असे 4 नळ राहत होते, त्याला टोट्या नसलेले, आणि सकाळी एवढ्या मोठ्या पाईपनी लोक पाणी भरत होते। तिथंच लहानशे पोरं आंघोळ करून शाळेत जात होते धावत आम्ही, आणि त्याला काही नव्हतं, त्याचं बिल येत नव्हतं। आज सार्वजनिक नळ तुम्ही असेल तर सांगा साहेब, प्याऊसाठी पाणी नाही तुमच्याकडे। आज सगळ्या एक एक थेंब पाण्याचं हा OCW मध्ये पाण्यापासून पैसे वसूल करतात, तो यांचा लाभार्थी आहे। आणि अव्वाच्या सव्वा बिल येतं, यांना सांगायला गेलं तर हे काही ऐकायला तयार नाही आहे। आणि मी तुम्हाला सांगतो, भोसले कालीन ही आपली नळाच्या वितरणाची व्यवस्था होती। कॉर्पोरेशन मध्ये आज कामं होऊन नाही राहिलेले आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा यांचाच कारभार आहे। हे म्हणतील तसे अधिकारी वागतात, आणि तो कारभार झाला। आणि यांनी पूर्ण या महाराष्ट्रामधलं जे आपलं नागरी जीवन आहे ते ध्वस्त केलेलं आहे। एक शेवटचा प्रश्न माझा आहे की जर समजा काँग्रेसला लोकांनी संधी दिली या लोकसभेमध्ये, तर तुम्ही तर अनेक डेव्हलपमेंट केले नागपूरच्या विकासाचं, अनेक चांगलं विजन तुमच्याकडे होतं। आता विकास भाऊ जर जिंकले, तर तुम्ही सगळ्यांनी मिळून जर त्यांना जिंकवलं, तर नागपूरच्या विकासाचं डेव्हलपमेंट काय असेल, आणि जे नागरी जीवन तुम्ही म्हणताय की धोक्यात आलंय, त्याला कसं सुधारणार आपण? एक कसं आहे की मलाही कॉर्पोरेशनचा अनुभव नाही, कारण की मला कॉर्पोरेशनमध्ये लोकांनी येऊ दिलं नाही। पण एक कॉर्पोरेटर 3-4 वेळेचा, आणि स्वतः महापौर राहिला। महापौर म्हणजे पूर्ण नागपूरच्या या नागरी समस्येची जाण असलेला माणूस, तो त्या ठिकाणी येणार आहे। त्याच्यामुळे पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवायचा, कचऱ्याचा प्रश्न कसा सोडवायचा, स्वच्छतेचा प्रश्न कसा सोडवायचा, लोकांची कशी मदत करायची, या सर्व प्रश्नांचं प्लॅनिंग त्या माणसापाशी आहे। आणि त्याची कारकीर्द गाजलेली आहे, नाचलेली नाही आहे। तो काही असा म्हणजे सांगकाम्या नव्हता, तो काम सांग्या माणूस आहे। अच्छा, त्याने डिक्टेट केलेला आहे। त्याच्यासमोर अधिकारी जोराने बोलू शकत नाही, अधिकारी त्याला बेवकूफ बनवू शकत नाही। त्यांनी त्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं की मला तुम्ही सांगू नका की हे काम होऊ शकत नाही, हे झालं पाहिजे, ते कसं करायचं ते तुम्ही सांगा। आणि त्याच्यावर काही आमचं प्रेशर नव्हतं की विकास हा टेंडर आम्हाला देऊन दे। आणि त्याचंही नाव या एवढ्या वर्षामध्ये साहेब, मी म्हणतो म्हणून नाही, मला अभिमान आहे की एक कार्यकर्ता जो आम्ही घडवला त्याच्यावर सुद्धा आमच्यासारखा कधी भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही लागलेला।
कोणी म्हणू शकतं 5 पैसे मला कामाचे मागितले, यांनी या कॉन्ट्रॅक्टमधून खाल्ले, त्या कॉन्ट्रॅक्टमधून खाल्ले. आणि ते प्लॅनिंग त्याच्यापाशी आहे. आणि आता करायचं काय? या नागपूरचे दुसरे कोणते प्रश्न? या नागपूरचा प्रश्न आहे बेकारी हटवण्याचा. या नागपूरचा प्रश्न कधी सिमेंटचे रस्ते करण्याचा नव्हता साहेब, कधी फ्लायओव्हरचा नव्हता. आणि फ्लायओव्हर आणि सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे आपण पाहिलेलं आहे की जो पूर आला आणि त्या पुरामुळे आपल्या नाग नदीच्या काठच्या झोपड्यामध्ये पाणी गेलं, त्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, ते तर आपण पाहिलं आहे. राईट. परंतु यांचे हार्डकोर वोटर्स यस. देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि गडकरी साहेबांचे अंबाझरी लेआउट, कॉर्पोरेशन कॉलनी, शंकरनगर, गांधीनगर इथल्या लोकांच्या घरामध्ये पाणी गेलं, एक एक मजला पाणी. आणि एक मजल्यामधल्या पाणीमध्ये जे बिचारे रिटायर्ड लोक, कॉर्पोरेशन कॉलनीमध्ये अनेक रिटायर्ड लोक, त्यांच्या एक मजला पाण्यामध्ये त्यांचं फर्निचर खराब झालं, त्यांचे फ्रीज खराब झाले, त्यांचे टीव्ही खराब झाले, त्यांचे सर्व अप्लायन्सेस खराब झाले आणि त्याची काही सुनवाई नाही. नाटक कंपनी केली यांनी, तो रेकॉर्ड घेऊन आला, तुमचं किती नुकसान झालं सर्व नोंद करून घेऊन गेले. मोठ्या मुश्किली 10,000 रुपये घ्यायचेच घ्या. 10,000 रुपये ते म्हणाले आम्हाला नको, 10,000 रुपये तुम्हीच ठेवा म्हणून. आणि आज या मोहल्ल्यामध्ये जाऊन पाहा साहेब की आता तुम्ही जे पर्सेंटेज होतं ना यांना बीजेपीला आणि गडकरीच्या विकासाला मत देण्याचं, त्यांना जाऊन विचारा. ते आता सगळे लोक विकासला मत देतील. त्याचं कारण असं की जसं त्याला माहीत झालं की या ओव्हरफ्लोमधून पाणी झालं, लोकांच्या घरामध्ये घुसलेलं आहे, सर्वात पहिले धावून जाणारा आमचा विकास ठाकरे. इथं या सरस्वती नगरची भिंत पडली, तिथल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढणारा आमचा हा विकास ठाकरे. कित्येक लोकांना बाहेर काढलं आणि यांचं एक स्वप्न पूर्ण झालं ना त्या दिवशी. यांचं स्वप्न होतं नागपुरामधून या नाग नदीमधून हे बोट वाढली पाहिजे. त्या दिवशी बोटी चालल्या. या आमच्या शंकरनगरमध्ये, गांधीनगरमध्ये, कॉर्पोरेशन कॉलनीमध्ये बोटी चालल्या. आणि मोटारी, अरे मोटारीमध्ये आता विदाऊट पेट्रोल मोटर चालण्याचा प्रकार झाला. त्या पाण्यामध्ये याची मोटर त्याच्या घरात गेली, त्याची मोटर त्याच्या घरात गेली, 1000 कार खराब झाल्या साहेब. हा प्रकार इथं पाहिला. माझी मुलगी अमेरिकेमध्ये राहते, तिने जेव्हा पाहिलं की इथे असं झालं, कारण की ते पहिले उठून जातात ना, आपल्याकडे सकाळ होते तेव्हा त्यांच्याकडे रात्र असते, आणि आपल्याकडे रात्र असली तेव्हा त्यांच्याकडे सकाळ असते. त्यांना जेव्हा ते दिसलं तर तिने कॉल केला, बाबा असं झालं म्हणून. तेव्हा मी येऊन पाहिलं तर विकास इथपर्यंत येऊन पोहोचला होता. मी म्हटलं अरे तिथे काय झालं, तो इथून तिथे गेला. त्याच्याही मतदारसंघामध्ये, हा त्याचा मतदारसंघ नाही आहे, त्या म्हणजे शंकरनगर आहे, परंतु इकडचं जे कॉर्पोरेशन कॉलनी वगैरे काहीतरी त्याच्याकडे येत नाही, तो त्या ठिकाणी धावून गेला. आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये जे नुकसान झालं नागपूरचं, त्याच्याबद्दल गडकरी साहेब बोलत नाही की ते का झालं, त्याच्याबद्दल बोलत नाही. आता रिपोर्ट आलेला आहे की ते तुम्ही अंबाझरीचा जो आहे त्या ठिकाणी जेवढे ऑब्स्टॅकल आहे की मेट्रोचा, बरं यांना सांगितलं मेट्रोचं पिल्लर टाकताना की तुम्ही हे जे आहे इथे कधी हे फुटू शकते बरं, कारण की भुसभुशीत जमीन आहे त्याची, ह्या पिल्लर तुम्ही टाकू नका, कुछ नाही होता. आणि खोटे रिपोर्ट मॅनेज करून यांनी पिल्लर लावले. बाजूला केजी क्रॅसल आहे त्या हल्दीरामचं, तिथे त्यांनी ते तोडफोड केली, ते पाणी तिथून निघालं. नंतर विवेकानंद साहेबांचा, विवेकानंदजीचा तिथे पुतळा आहे, तो यांना प्रेम जागृत झालं, तो तिथे त्यांनी पिकनिक स्पॉट तयार केला. रिपोर्ट आहे की हे इथून काढून घ्या तुम्ही, लागल्यास त्यांचा पुतळा तुम्ही कुठेतरी नेऊन लावा, त्याला ऑब्स्टॅकल नको, एकदम पाणी फ्लोमध्ये गेलं पाहिजे. कुठेतरी स्केटिंग ग्राउंड होतं ते तोडा तुम्ही, तिथे सर्व मोठा करा, ते सर्व साफ करा. हे सगळे इन्स्ट्रक्शन असून सुद्धा त्यांनी ते केलं नाही. पैशाची प्रोव्हिजन, आता सांगतात की आम्ही आता 300 कोटी मंजूर केले, पण लोकांचं जे नुकसान झालं त्याचं का? दुसरी गोष्ट, यांनी नेहमी एन्व्हायरमेंटचा यांनी कधीच विचार केला नाही. फुटाळा तलावामध्ये त्यांनी कारंजे बांधले, हा इंटरनॅशनल दर्जाचा हा कारंजा आहे. जगातले लोक इथं पाहिले, जगातले लोक मूर्ख आहेत तर तुमच्या फुटाळ्याचा कारंजा पाहायला येते. अरे या देशामध्ये कुठला कारंजा असेल तर तो आमच्या त्या वृंदावन गार्डनचा आहे. म्हणजे विनाकारण कॉर्पोरेशनचे इम्प्रुव्हमेंटचे 350 कोटी रुपये खर्च झाले. लोक कोर्टामध्ये गेले, सुप्रीम कोर्टाने आता बंदी घातली, खबरदार जर तुम्ही तिथं त्या ठिकाणी बांधकाम केलं आणि खबरदार जर तुम्ही त्या ठिकाणी कारंजा चालवला. कोणाचे पैसे गेले साहेब? कॉर्पोरेशन आपली टप घ्यायला आलेली आहे. आणि यांनी अशा आपल्या नागपूर सुंदर करण्याच्या कल्पनेमध्ये यांनी नागपूरला भेसूर बनवलेला आहे, बिल्कुल याला विद्रूप केलेला आहे. यस. तो आज हमने बातचीत की माननीय विलास मुत्तेमर साहब से, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं, नागपुर के 4 बार सांसद हैं,
और बहुत ही ज़्यादा आक्रामक नज़र आए वो नितिन गडकरी जी के जो विजन है डेवलपमेंट का, उसके संदर्भ में किस तरह से सारी बातों को उन्होंने एक्सपोज भी किया। और नागपुर के डेवलपमेंट के लिए जो उनका विजन था, किस तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि नागपुर में डेवलपमेंट आए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, और वो डेवलपमेंट आगे भी बढ़ेगा अगर लोकसभा में कांग्रेस के विकास ठाकरे जीत कर आते हैं तो बहरहाल आपने हमसे बातचीत की, अपना इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।